हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 का भाग 11। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 10 पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने टीएच मार्गम का प्रयोग देखा था कि टीएच मार्गम प्रयोग जो फलमक्खी थी ड्रोसोफिला मेलेकोस्टर, उसमें क्या प्रयोग किए थे, जिसमें दिखाया गया था सलगता एवं पुनर्विभज के माध्यम से। आज हम लोग जानेंगे उत्परिवर्तन और म्यूटेशन। आज हम लोग उत्परिवर्तन और म्यूटेशन जानेंगे, परंतु इससे पहले हम लोगों को जो डीएनए है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रहे। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उसमें फिर डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो क्या है, कोडांस क्या है, ये थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी रहे, जिससे आपको पता चल जाए कि जो डीएनए में नाइट्रोजन बेस आएंगे, क्योंकि जो कह सकते हैं डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, पेंटोज श्रृंखला, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन बेस आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines। जो प्यूरिन्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और जो pyrimidines होते हैं वो क्या होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रहे। और डीएनए पैकेजिंग क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, ये थोड़ा सा जानकारी रहे, जिससे म्यूटेशन के बारे में आसानी से पढ़ सके। क्या जानेंगे, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन मतलब ये समझ सकते हैं कि जीव में अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे उत्परिवर्तन कह सकते हैं। परंतु इसमें देखेंगे कि परिवर्तन जो जीव में अचानक करते हैं वो कुछ बाह्य कारक होते हैं, या जिसे हम लोग म्यूटाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटाजन। थोड़ा सा म्यूटाजन के बारे में जानेंगे। म्यूटाजन क्या है? म्यूटाजन, ये म्यूटाजन क्या होता है? म्यूटाजन कह सकते हैं जो प्रकृति के अंदर कुछ बाह्य कारक होते हैं जो डीएनए में अचानक क्या करते हैं, कह सकते हैं उनमें चेंजिंग कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? म्यूटाजन। ये म्यूटाजन दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्या? फिजिकल और केमिकल। क्या कहते हैं? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल पदार्थ होते हैं। हाँ, फिजिकल में क्या आता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी रेज। क्या है? रेज। रेज में यूवी रेज। क्या है? यूवी यूवी रेज है। और इसमें क्या है, जैसे गामा किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें और गामा किरणें आती है। ये किरणें हमारे डीएनए में क्या करती हैं, बदलाव ला देती है। ऐसे होते हैं क्या, जो कुछ केमिकल केमिकल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे तंबाकू होता है। क्या होता है? तंबाकू कर सकते हैं। तंबाकू है जो बाह्य कारक है, जो हम लोगों में एक विशेष प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो यही क्या है, कुल मिला के कह सकते हैं म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या होते हैं? प्रकृति में ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे डीएनए क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? म्यूटाजन। ये दो प्रकार हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल होते हैं उसमें आते हैं क्या, जैसे क्रेज या अल्ट्रावायलेट किरणें, और कह सकते हैं कि गामा किरणें। और इसमें क्या होता है, जो म्यूटाजन में केमिकल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू के माध्यम से कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। कैंसर में आप जैसे जानेंगे कई प्रकार का कैंसर होता है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, जैसे पार्सिनोजन कैंसर, ये कह सकते पार्सिनोजन जो कैंसर है वो तंबाकू के कारण कह सकते उत्पन्न होता है। चलिए, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि म्यूटेशन। म्यूटेशन यही है कि जो जीवों में क्या करता है, अचानक बदलाव उत्पन्न करता है। तो ये कुछ बाह्य कारक है, इनके द्वारा होता है, या हमारे जो जीन है उसमें गड़बड़ी के कारण। चलिए देखते हैं कि जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या कह रहा है कि म्यूटेशन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिससे जीव के जीनोटाइप यानी जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। यानी कह सकते हैं डीएनए में क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग के कारण जो चेंजिंग होती है उसे कहते हैं क्या, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन शब्द जो था ये दिए थे कौन, ह्यूगो डी ब्रीच ने दिया था। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा होता है? एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक होता है क्या,
जीन उत्परिवर्तन। कौन कौन होता है? एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक जीन उत्परिवर्तन। ऐसे हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ऐसे कहते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है कि आप जानते हैं कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, कमी या अधिकता, या जो गुणसूत्र उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाए, जिससे कह सकते हैं कि जीवों में बदलाव आ जाएगा, इसे कहते हैं क्या? गुणसूत्रीय परिवर्तन। तो देखिए कह रहा है क्या? गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में, अभी हमने बताया आपको गुणसूत्रों की जो संरचना है और जो संख्या है में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ परिवर्तन कहलाता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी गुणसूत्र की जो संरचना है या गुणसूत्र की जो संख्या है उसमें जो बदलाव आएंगे उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यह गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। इसमें एक को कहते हैं क्या? संख्यात्मक उत्परिवर्तन, एक को कहते हैं क्या? संरचनात्मक उत्परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन और संरचनात्मक उत्परिवर्तन। इसमें क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे संख्यात्मक उत्परिवर्तन। संख्यात्मक उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जब करा है कि जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता के कारण परिवर्तन होता है। यानी जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? 46 होती है। और 46 में क्या हो जाए, अभी कम हो जाए तो भी रोग उत्पन्न होगा, या गुणसूत्र क्या होगा एक बढ़ जाए तब भी रोग उत्पन्न होगा। तो ये कह रहे जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं क्या? संख्यात्मक उत्परिवर्तन। अब जो संख्यात्मक उत्परिवर्तन है ये भी दो प्रकार का होता है। ये प्रकार का दो प्रकार, यानी ये संख्यात्मक परिवर्तन क्या है? यानी गुणसूत्रों की कमी या अधिकता में होने वाले परिवर्तन को ही कहते हैं क्या? संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक को कहते हैं क्या? इन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? इन्यूप्लॉइडी। और ऐसे हम मान चलिए ए, क्या माने ए, और होता है क्या? पॉलीप्लॉइडी। इसे कहें बी, यानी ए और बी, यानी एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। तो जो एन्यूप्लॉइडी है वो क्या होता है और पॉलीप्लॉइडी होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एन्यूप्लॉइडी क्या है? इसमें कह रहा है कि जीवों में गुणसूत्रों की संख्या घटने या बढ़ने से होती है। क्या होती है? एन्यूप्लॉइडी क्या है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या घट सकती है या भी हमने बताया, या क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो जो इससे परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यह कह सकते हैं यह चार प्रकार का होता है। क्या होता है? चार प्रकार का होता है। कौन कौन है? एक होता है मोनोसोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। कौन कौन? फिर से एक बार देखिए, मोनोसोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। मोनोसोमी यानी कह सकते हैं एक, जब एक गुणसूत्र यानी कि जैसे कि जो मानव होता है उसमें क्या होता है? 2n। क्या होता है? 2n मतलब 46 गुणसूत्र। कितना होता है? 46 गुणसूत्र। अगर 2n में, अब सोचिए 2n में क्या हो, एक घट जाए, जिससे क्या होता है? 45 गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। कितने होते हैं? 45, यानी उसे कहते हैं क्या? मोनोसोमी। यानी 2n-1 बराबर कितना गुणसूत्र? 45। इसे कहते हैं क्या? मोनोसोमी। नल्लीसोमी यानी 2n-2 यानी 44 गुणसूत्र, यानी 2n यानी 46 में 2 गुणसूत्र कम हो जाए, इसे क्या होगा? 44 गुणसूत्र बचेंगे। इसे कहते हैं क्या? नल्लीसोमी। ट्राइसोमी क्या हो? एक गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाए, यानी कितना हो जाएगी? यानी 46 में अगर 1 जोड़ दे कितना हो जाएगी? 47। इसे कहते हैं क्या? ट्राइसोमी। और कहते हैं क्या? टेट्रासोमी। टेट्रासोमी क्या होगा? 2n+2 यानी एक दो, इसमें क्या हो? एक गुणसूत्र है, इसमें क्या आ जाए? 2 गुणसूत्र आ जाए, इसमें क्या 48 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो मोनोसोमी का उदाहरण एक है क्या? कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम है। इसे कहते हैं क्या? टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जो टर्नर सिंड्रोम में
गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक कम हो जाती है। इसका उदाहरण ये है टर्नर सिंड्रोम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, गुणसूत्रीय विकार है। और ऐसे क्या है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में यानी टर्नर सिंड्रोम में कह सकते गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। और ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में क्या होता है, इसके दो उदाहरण, जैसे एक है क्या डाउन सिंड्रोम, क्या है डाउन सिंड्रोम, और एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। हाँ, परंतु क्या गुणसूत्र के 21वें जोड़ी में, क्यों से 21वें जो जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी गुणसूत्र आ जाते हैं जोड़ी में होते हैं, तो जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त प्रतिलिपि आ जाती है, यानी जैसे यक्ष यक्ष होता है, इसमें क्या होता है एक और यक्ष आ जाता है, इसलिए इसमें कर सकते हैं 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिर होता है क्या टेट्रास, इसी में कर सकते हैं ट्राइसोमी का एक उदाहरण क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें कर सकते हैं एक प्रतिलिपि आ जाती है, इसमें भी कितने 47 गुणसूत्र होते हैं, परंतु इसमें कौन से लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो इसमें यही देखना है, यानी ये चार प्रकार के हैं, मोनोसोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। कौन है ए न्यूक्लाइड। ऐसे पॉलीप्लॉइडी है, जो पॉलीप्लॉइडी है वो देखिए, इसमें क्या करा कि जो गुणसूत्रों के सेटों की संख्या 2n क्या होती है, गुणसूत्रों की सेटों की संख्या 2n से अधिक होने पर, कितने हो जाए 2n से अधिक होने पर इसे बहुगुणिका या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह जंतुओं की तुलना, यानी जंतुओं में बहुत कम देखा जाता है और पादपों में अधिक देखा जाता है। जंतुओं की तुलना में पादपों में अधिक पाई जाती है। अगर जंतु में होता है तो जंतु जो होते हैं शिशु ये मृत पैदा होते हैं। इसमें क्या होता है 2n की जगह, 2n की जगह क्या हो जाता है 3n, 4n, 5n, 6n, हाँ यहाँ तक कि 7 या 8n तक होती है। ये क्या पॉलीप्लॉइडी। हम सोचते हैं आपको इससे समझ में आया होगा कि गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है। तो गुणसूत्रीय परिवर्तन आप जाने कई प्रकार का, इसमें दो प्रकार के, एक संख्यात्मक एक संरचना। संख्यात्मक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या होता है संख्या में कमी या अधिकता के कारण होता है। इन्हें दो भागों बांटा गया, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या घट और बढ़ सकती है। ये चार प्रकार के, मोनोसोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ऐसे क्या है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, ये अधिकतर पादपों होता है, जंतुओं में बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे संरचनात्मक उत्परिवर्तन। संरचनात्मक उत्परिवर्तन क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या हुआ, संख्या में कमी या अधिकता से हुई। अब इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र है उसकी संरचना, जो संरचना है जैसे इसमें देखेंगे, इसमें दिख रहा होगा हमने लिखा है हाँ कि संरचनात्मक परिवर्तन भी कई प्रकार का होता है, जैसे डिलीशन। क्या होता है डिलीशन, डिलीशन में क्या होता है, मान लीजिए गुणसूत्र है, क्या है गुणसूत्र है, और गुणसूत्र में हाँ जैसे ये गुणसूत्र है, इसमें कोई जीन है ए बी सी। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से कोई जीन डिलीट हो गया, मान लीजिए ये वाला जीन क्या हुआ डिलीट हो गया, तो बचा कौन ए और सी। तो जो इसमें सूचना थी वो क्या हो गई बदल गई, इसे ही कहते हैं क्या डिलीशन कहते हैं। फिर इसमें क्या है इन्वर्जन, क्या है ये पहला है, और फिर ये क्या है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन में इन्वर्जन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, क्या है गुणसूत्र, हाँ या इसको इसमें समझ सकते हैं, या ऐसे हम इसको जान सकते हैं कि जो गुणसूत्र होता है इसमें, यानी अगर यहाँ ये जीन गायब हुआ तो इसमें क्या हुआ दो ही जीन बचे, यानी ए और सी। ऐसे इसमें
इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, यानी कर सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं अदला बदली अपने स्थान ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है ए बी सी डी जी। इसमें क्या हुआ कि जो गुणसूत्र है, हाँ कौन सा गुणसूत्र, जैसे मान लिया डी, डी क्या हुआ ये इधर आ गया, आगे आ गया, मतलब इसमें ऐसे देख सकते हैं। इसमें क्या है ए बी, अब जो डी है यहाँ आ गया, सी उधर चला गया, डी इधर, यानी इसमें क्या हुआ परिवर्तन हो गया। यही कहलाता है क्या इनवर्जन। क्या कहलाता है इनवर्जन। ऐसे होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है तीसरा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं ट्रांसलोकेशन में देखिए ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, मान ले एक गुणसूत्र है क्या, एक गुणसूत्र है ऐसे ए बी सी, क्या है ए बी सी। तो इसमें भी क्या होता है गुणसूत्र कह सकते हैं कोई जीन इसमें ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, उसे कहते हैं क्या ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इसमें होता है क्या, एक उदाहरण है डुप्लीकेशन। क्या है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र में जीन होते हैं वही कह सकते हैं कि रिपीट हो जाते हैं। क्या होते हैं रिपीट हो जाते हैं। जैसे देखिए चौथी प्रकार में क्या है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो जैसे ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र में क्या है ये जीन है ए बी, जैसे सी डी। अब इसमें क्या होता है कि इस गुणसूत्र में कोई रिपीट हो गया, क्या हुआ कोई जीन फिर से आ गया, डुप्लीकेशन। यानी जैसे कि बी वाला अगर मान ले जीन क्या हुआ ए बी, फिर से क्या हुआ फिर रिपीट हो गया, यानी ए बी सी, ए बी सी वाला डी है, बी वाला फिर से आ गया, यानी एक जीन क्या हुआ अतिरिक्त प्रति फिर से आ गई। इसमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या डुप्लीकेशन कहते हैं। ये क्या है संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहलाता है। संरचनात्मक उत्परिवर्तन में आप यही देखेंगे, यानी कह सकते हैं डिलेशन। डिलेशन में क्या करा है क्या इसमें कह सकते हैं कोई भाग टूट करके, डिलेशन में कोई भाग ये क्या हुआ टूट करके इसमें से निकल गया। अगर निकल गया तो यानी जीन भी क्या हो गए निकल गए। इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या करा है गुणसूत्र के 180 डिग्री घूम सकता है। क्या हो सकता है 180 डिग्री घूमकर टूटने पर उल्टे क्रम हो सकता है। यानी अगर गुणसूत्र की भी संरचना देखेंगे तब उसके अनुसार अगर समझ में आता है तो ठीक है। चलिए इसमें यही देखेंगे कि ये है क्या संख्यात्मक उत्परिवर्तन और संरचनात्मक उत्परिवर्तन। हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे। फिर से हम लोग देखें कि उत्परिवर्तन जो था वो दो प्रकार का था, गुणसूत्रीय परिवर्तन और जीन परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जीन उत्परिवर्तन के बारे में। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है जीन उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन को कहते हैं क्या जीन म्यूटेशन। नहीं कह रहा है कि यह उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, जिससे मानव में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी डीएनए तथा जो आरएनए है, क्या है डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि जो डीएनए है वो आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में अभी हमने बताया था कि तीन चीजें भाग लेती हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है
तो नाइट्रोजन बेस अभी हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या? नाइट्रोजन क्षार या कह सकते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? इसमें जानेंगे प्यूरिन और पेरीमेडिन। प्यूरिन आप जानेंगे दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, और पेरीमेडिन भी दो प्रकार का होता है, थायमिन और साइटोसिन। तो नाइट्रोजन बेस यही है। तो वही कह रहा है कि यह पूर्वोत्तर जीन में पाए जाने वाले डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि रासायनिक संरचना क्या होती है। रासायनिक संरचना में यही है कि जो डीएनए या आरएनए होता है उसकी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में वही बताया कि पेटो 17 नाइट्रोजन बेस फास्फेट समूह मिलकर के बना होता है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस होता है उसके बदलाव से नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? दो प्रकार, प्यूरिन और पेरीमेडिन। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और इसमें क्या? थायमिन, साइटोसिन। अगर इसी में जो बदलाव होगा उसी के कारण क्या होता है? कह सकते हैं जीन परिवर्तन होता है। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजनी क्षारक क्रम में जो नाइट्रोजनी क्षारक है जो बेस है उनके क्रम में परिवर्तन के आधार पर जीन उत्परिवर्तन तीन प्रकार का होता है। इसके आधार पर नाइट्रोजनी बेस जो है, ये जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इनमें क्षारक क्रम में परिवर्तन के आधार पर जीन उत्परिवर्तन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन है? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, विलोपन डिलेशन, निवेशन इंसर्शन। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है? सब्स्टिट्यूशन कार्य है वह उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए श्रृंखला से एक या अधिक क्षार मतलब वही नाइट्रोजन क्षार युग्म दूसरे क्षार युग्म, एक या अधिक क्षार युग्म दूसरे क्षार युग्म से बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी एक क्षार युग्म दूसरे क्षार युग्म से बदल जाता है तो उसे कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ट्रांजिशन और क्या होता है? ट्रांसवर्जन। चलिए देखते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन क्या है? इस प्रकार के प्रतिस्थापन, इस प्रकार के कह सकते हैं प्रतिस्थापन में क्या करा? इस प्रकार के प्रतिस्थापन में एक प्यूरिन, कौन है? एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाता है। यानी इस प्रकार के ट्रांजिशन क्या होता है? इस प्रकार के प्रतिस्थापन एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि एक पिरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडिन आ जाता है। यानी क्या होता है? एक पिरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडिन, यानी जो नाइट्रोजन बेस है अभी हमने बताया कौन कौन है, यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ये जो नाइट्रोजन बेस है यानी ये क्या है? ये प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन। और अभी हमने बताया क्या है? ये पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन है क्या कर रहा है? इस प्रकार के प्रतिस्थापन एक प्यूरिन के स्थान पे क्या आ जाए? दूसरा। यानी अगर यहाँ पर ए है इसको हटा के क्या आ जाए? जी। जैसे कह रहा है क्या? अगर यहाँ ए है तो इसको हटा के क्या आ जाए? जी आ जाए। या जी है तो जी को हटा के क्या आ जाए? ए आ जाए। ए है तो जी आ जाए इसके स्थान पर, या जी है तो इसके स्थान पे ए आ जाए, इसको हटा। या इसलिए कह रहा है कि जो पिरिमिडिन है यानी जैसे यहाँ पे क्या है? सी है, सी के स्थान पे क्या आ जाए? टी आ जाए, और टी के स्थान पे क्या आ जाए? सी आ जाए। इसे कहते हैं क्या? ट्रांजिशन। यानी प्यूरिन प्यूरिन से ट्रांसफर हो जाए और पिरिमिडिन पिरिमिडिन से ट्रांसफर होता है, जिसे कहते हैं क्या? ट्रांजिशन। ऐसे क्या? ट्रांसवर्जन। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है इसमें प्यूरिन यानी प्यूरिन के स्थान पर क्या आ जाए? पिरिमिडिन आ जाए। प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन या पिरिमिडिन के स्थान पर क्या आ जाए? प्यूरिन आ जाए। यानी इसमें अभी क्या था ट्रांजिशन में? यानी कि प्यूरिन प्यूरिन में बदल रहा है, यानी इसके स्थान पर ये आ रहा है, इसके स्थान पे ये आ रहा है। और इसमें क्या था? इसके स्थान पर ये आ रहा है, इसके स्थान पर ये आ रहा है। अब क्या है कि इसमें अब एक प्यूरिन यानी जी के स्थान पे क्या आ जाए? टी आ जाए, या
कह सकते हैं सी के स्थान पे क्या दिया जाए, यानी प्यूरिन पिरिमिडिन को हटा दे या पिरिमिडिन प्यूरिन को स्थानांतरित कर दे, उसे कहते हैं क्या, ट्रांसवर्जन। वो लिखा जैसे ए टी के द्वारा, ए क्या था, प्यूरिन है, और टी क्या है, पिरिमिडिन है। इसमें क्या है, जी प्यूरिन है, टी क्या है, पिरिमिडिन है। ऐसे यहाँ पे क्या है कि सी क्या है, पिरिमिडिन, जी क्या है फिर, यानी ये इसके द्वारा या ये इसके द्वारा, ये इसके द्वारा या ये इसके द्वारा स्थानांतरित होता है। मतलब एक प्यूरिन पिरिमिडिन को हटा दे और एक पिरिमिडिन प्यूरिन को हटा दे, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। ये हो गया क्या, प्रतिस्थापन। अब क्या है, जैसे विलोपन। विलोपन क्या है, करा इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से, करा एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या अधिक क्षार निकल जाए, यानी जैसे इसमें क्या करा, फिर से आप समझिए, विलोपन। विलोपन माने डिलीशन, डिलीशन माने डिलीट हो जाए, कोई क्या हो कि नाइट्रोजन गैस वहां से निकल जाए, जिससे कह सकते हैं कोडान, कोडान का फ्रेम बदल जाता है। अब कोडान क्या होता है, कोडान के बारे में हम लोग जानेंगे। कोडान प्रोटीन बनाने में कोडान जो होते हैं क्या कह सकते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल कोडान से बनते हैं, तभी कोडान, अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोडान 64 होते हैं या उसमें से 61 कोडान कोड करते हैं, 3 कोडान कोड नहीं करते। तो वो नाइट्रोजन, कुल मिला के जो कोडान होते हैं वो नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने थे। 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसमें से कोई 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर के बनता है, उसे ही कहते हैं क्या, कोडान। कोडान मतलब कि 3 नाइट्रोजन बेस कोई जैसे हो जाए, ए टी जी, या टी नहीं रहता उसमें यू रहता है, टी का स्थान में क्या आता है, यूरेसिल आता है, ए यू जी, जी सी सी या सी जी ए, कोई 3 नाइट्रोजन बेस मिल जाए, कोई भी पिरिमिडिन अगर कोई भी 3 मिल करके बनाते हैं कोडान। अब इस कोडान में से क्या हो सकता है, कह रहा है एक, इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या अधिक क्षार क्या होगा, अगर निकल जाते हैं तो कोडान का फ्रेम क्या होता है, बदल जाता है। अभी इसमें से एक अक्षर बदल दिया जाए, ये वाले खसक के इधर आ जाएंगे, इससे इसकी जो सूचना है वो क्या होगी, दूसरी हो जाएगी। इसे कहते हैं क्या, विलोपन या डिलीशन। निवेशन, निवेशन क्या है, निवेशन, निवेशन में जाने इंसर्शन। इसमें क्या रहा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या अधिक क्षार जुड़ जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाए, अगर एक को डिलीट कर दिया जाए तो इसे कहें क्या, डिलीशन। अगर इसी में क्या किया जाए, एक इसकी जगह एक और जोड़ दिया जाए, एक और जोड़ दिया जाए, अच्छा जो नाइट्रोजन बेस है, तो उसे कहते हैं क्या, निवेशन, यानी एक निवेश हो गया इस कोडान में, एक और आ गया। इससे जो क्या, जो फ्रेम है कह सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल के कोडान होते हैं, उनके कोडान वो फिक्स है, वो हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे कोडान क्या होते हैं, कि ये कोडान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं अमीनो अम्ल के लिए। अब उसमें अगर परिवर्तन होता है तो जो अमीनो अम्ल है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे अगर कमी होगी तभी बदल जाएंगे, अधिकता होगी तभी बदल। कमी को क्या कर रहा है, यानी डिलीशन, यानी एक डिलीट हो रहा है कोडान में से एक, अच्छा, या इसमें निवेशन, यानी एक नया कह सकते आ रहा है, कौन आ रहा है, यही नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस मिल करके कोडान बनाते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, यानी यही है क्या, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। यानी कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, और या एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, तो उसे कहा गया क्या, सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन में क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, जिससे जो कोडान होता है वो उसका फ्रेम क्या होता है, बदल जाता है। ऐसे डिलीशन में एक अक्षर आ जाएगा, नाइट्रोजन बेस, कोई नाइट्रोजन बेस, तभी कह सकते हैं कोडान बदल जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग बिंदु परिवर्तन। बिंदु परिवर्तन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। ये भी बहुत परिवर्तन, जिससे एक नाइट्रोजन क्षारकों का प्रतिस्थापन, यानी अभी हम लोग पढ़े कि प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, यानी कि प्यूरिन पिरिमिडिन को हटा रहा है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन को हटा रहा है, या आपस में चेंजिंग हो रहा है, प्यूरिन पिरिमिडिन के पिरिमिडिन पिरिमिडिन को,
इसे कहा क्या, प्रतिस्थापन। विलोपन में देखा कि क्या कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो रहा था, उसमें से डिलीट हो रहा था। निवेशन में क्या, एक नया आ रहा था इसमें, उसे कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है तो उसे कहते हैं क्या, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, यानी जो कोडान होते हैं उसी में एक जगह वाले कोई कोडान है, जैसे कोई कोडान लिख दिए, ए जी सी जी ए यू जी सी वाले कोई कोडान है ये। कोडान में तीन तीन होते हैं, जैसे ये तीन, ये तीन, ये तीन। अब इसमें एक जगह, इसमें क्या होता है, कोई एक जगह, जैसे ए वाला पे क्या कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। जब हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो कोडान होगा अब ये गड़बड़ हो जाएगा, यानी देखिए तीन तीन दिन नहीं बन पा रहा है, तो ये वाला खिसक के इसमें आ जाएगा, अब ये दो खाली रह जाएंगे, यानी एक जगह परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं क्या, बिंदु परिवर्तन। पॉइंट, एक पॉइंट पे ये परिवर्तन होता है, यानी क्या परिवर्तन, प्रतिस्थापन, या एक दूसरे से हट रहे हैं, या क्या हो रहा है, डिलीट हो रहे हैं, या क्या हो रहा है, इनमें एक नया जुड़ रहा है। यानी प्रतिस्थापित होंगे तभी दिक्कत होगी, डिलीशन होंगे तभी दिक्कत होगी, या निवेशन होगा तभी दिक्कत होगी। तो इसे कहते हैं क्या, बिंदु उत्परिवर्तन। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि बिंदु उत्परिवर्तन की तरह वो भी है, उसमें जो नाइट्रोजन बेस मिल करके कोडान बना रहे हैं, ये कोडांस, जो कोडांस होते हैं, ये कोडान क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ बताया ये कोडान है। इस कोडान में क्या होगा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट कह सकते हैं म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, फ्रेम, फ्रेम मतलब क्या होता है, जो कोडांस है, क्या है, कोडांस है, जो कोडांस है उसमें क्या होगा, कह इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए अणुओं में कुछ न्यूक्लियोटाइड, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है की कमी हो जाती है या जुड़ाव होता है, यानी जो कोडान अब इसमें है, जैसे आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको दिया है, इसका उदाहरण भी दिया विद्युत परिवर्तन का, वहां लिखा है क्या, ऐसे लिखा है, राम हैच रेड कैप। ये देख रहे तीन तीन अक्षर, एक तीन तीन तीन, यानी ये क्या कुल मिलाकर अगर ये सामान्य उदाहरण दिया है, ये जबकि नाइट्रोजन बेस होना चाहिए था, मगर ये सामान्य उदाहरण दिया। अगर इसमें अब क्या होता है कि एक अक्षर अगर इसमें डिलीट किया जाए, क्या किया जाए, एक अक्षर अगर डिलीट किया जाए तो डिलीट करने से क्या होता है, उसमें पूरा फ्रेम ही क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। जैसे इसमें आर अक्षर को क्या कर रहा है, आर अक्षर को डिलीट कर रहा है, इसमें आर अक्षर को देखिए इसमें क्या करें, डिलीट कर दें। डिलीट करने से क्या होगा, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहां आपको दिखाया गया है, अगले अध्याय में है, किसमें है, अगले अध्याय में। इसमें क्या होगा, अगर डिलीट करेंगे तभी होगा, या एक नया अक्षर जोड़ा जाए, जैसे इसमें आपको पहले जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, जैसे बीएच। तो फ्रेम, फ्रेम देखिए अब क्या होगा, तो जो ये कोडान है, जैसे अब क्या है, राम हैच, अब देखिए यहाँ पे एक नया आ गया, तो क्या होगा, अब ये तीन बनेंगे, ये डी आर ई, अब ये उधर जाएगा, क्या होगा, डी सी ए, और क्या होगा, डी सी ए, पी खाली हो गया। अब फिर अगर एक अक्षर इसमें जोड़ा जाए, क्या हो, फिर एक अक्षर इसमें जोड़ा जाए, जैसे जोड़ा है क्या, आई, क्या जोड़ा है, आई, इधर नहीं, इसमें जोड़ा है यहाँ आई, क्या अगर आई जोड़ा जाए तब क्या होगा, फिर देखेंगे कोडान बदल जाएगा, यानी राम हैच, देखिए बी आई बन रहा है, बी आई, फिर क्या है, आर, आर, अब ये वाला उसमें चला गया, क्या हुआ, ई डी सी, फिर क्या, ए बी, ऐसे इसमें फिर जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है,
इसमें ये कह सकते हैं निवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? निवेश। इसमें देखिए लिखा गया, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षार जुड़ जाते हैं जिससे कोडान क्या होता है? नए बन जाते हैं। क्या कोडान बन रहा है ना, देख रहे धीरे धीरे। अब इसमें अगर जी जोड़ा है, क्या जोड़ा है? जी। अगर जी जोड़ता है यहाँ पे, तब देखिए क्या होता है? राम हैज BIG। देखिए एक नया फ्रेम बन गया, BIG, फिर ये उधर चला गया RED। क्या हो रहा है? RED, रेड। फिर क्या हो रहा है? CAP। यानी इसमें अगर एक एक, ये मान के लिए, ये समझने के लिए आपको दिया है, सरल तब है, इसलिए सरल समझ सकते हैं इसको। ये इसलिए सरल उदाहरण दिया है। यहाँ कोडान, ये मान के चला कि ये सब कोडान है। क्या है? कोडान। जो कोडान क्या होते हैं? अभी हमने बताया नाइट्रोजन बेस से मिलके बनते हैं। कौन कौन है? नाइट्रोजन बेस यही है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। इनकी जगह अगर यही रखेंगे तो उसमें फ्रेम बदले, जैसे हमने लिखा AUG, GCC, CGA, कोई भी नाइट्रोजन बेस तीन मिलके बनते। तो इसमें आप देख रहे हैं एक फ्रेम में क्या हो गया? क्या था? राम हैज रेड कैप। इसमें क्या होगा? अगर एक नया नाइट्रोजन बेस अगर मान चले जोड़ा जाए, अगर एक नया नया जोड़ते रहे तो ये क्या होता है? एक फ्रेम नया आ जाता है। एक फ्रेम देख रहे हैं ना, ये वाला नया बन रहा है, नया बनता है। इससे क्या होगा? पूरी देख रहे हैं ना, श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। ये कहलाता है का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर इसमें देखा गया बिंदु परिवर्तन, बिंदु परिवर्तन में भी वही था। क्या था इसमें? महत्वपूर्ण, जिसमें एक नाइट्रोजन क्षारकों का प्रतिस्थापन, यहाँ कित जुड़ रहा है, या जुड़ सकता है, या विलोपन हो सकता है, या निवेशन हो सकता है, उसे भी परिवर्तन का। इसका हाँ जाना माना इसका उदाहरण क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या है? एनीमिया। जो एनीमिया है या सिकल सेल, इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि ये समझ में आया होगा। या देखते हैं कि इसमें अब जैसे एक अक्षर क्या ऐड कर रहे थे, अब एक अक्षर इसमें से डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी यहाँ क्या हो रहा था? निवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? निवेश करे थे। अब इसमें क्या करें? अगर डिलीट करें, जो ये था, क्या था ये? राम हैज, जैसे और देख लीजिए थोड़ा सा, राम हैज रेड क्या है? कैप। अब इसमें तो ऐड कर रहे थे, अगर इसमें आप सोचिए डिलीट किया जाए, क्या किया जाए इसमें? जैसे इसको अगर डिलीट करें तो क्या होगा? राम हैज क्या होगा? ED, उधर चलाएगा C। आप फिर देखेंगे ना AP। अगर फिर एक अच्छा फिर डिलीट कर दिया जाए तो आप देखिए क्या होगा? राम हैज क्या होगा? DCA, फिर क्या होगा? P। अगर फिर एक अच्छा डिलीट करेंगे तो एक पूरा सीक्वेंस से क्या होगा? इसमें ये गायब हो जाएगा, जो रेड वाला था ये क्या हुआ? गायब हो जाएगा। सीधा एक नया फ्रेम फिर बन जाएगा, यानी तीन ही फ्रेम बचेंगे। जो चार फ्रेम है, 1 2 3 4, एक फ्रेम क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे यहाँ जैसे डिलीट किया गया ना, एक बार R को, एक बार E को, फिर एक बार BT को, तो क्या होगा? ये वाला पूरा गायब होकर के फिर अगले बन जाएगा राम हैज कैप, यानी रेड वाला क्या होगा? गायब। यानी एक फ्रेम में पूरा क्या हो रहा है? नया। हाँ, अगर निवेशन होता है तो नया फ्रेम बन जाता है, अगर डिलेशन होता है तो भी क्या होता है? नया फ्रेम बन जाता है। तो इस प्रकार के होने से कह सकते हैं कि आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते, क्योंकि जीन में परिवर्तन आ जाएगा, जो जीन में सूचना है वो गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या होगा? रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार सोचते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब